प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है ट्रांसजेनिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। पराजीनी पौधे और इनका फसल उन्नयन में महत्व। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट या पराजीनी पादप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब किसी पादप के जीनोम में वांछित जीन को समाकलित कर स्थायी रूपांतरण प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट जो होता है उसके जीनोम के अंदर यानी उसके डीएनए में हम लोग वांछित जीन या डिजायर्ड जीन यानी जो विशिष्ट लक्षण या स्पेसिफिक कैरेक्टर हम लोग चाहते हैं उससे संबंधित जो जीन होता है वो हम जीनोम के अंदर या डीएनए के अंदर जोड़ देते हैं, समाकलित कर देते हैं, ठीक है, और स्थायी रूपांतरण प्राप्त करते हैं या परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो पौधा है वो परमानेंट रूप से या स्थायी रूप से वांछित लक्षण या डिजायर्ड कैरेक्टर जो है वो प्रदर्शित करने लगता है। तो इस प्रकार का जो पादप है या प्लांट है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक प्लांट या पराजिनी पादप इसको बोल देते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए या किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। तो कई उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसमें कीट रोधिता इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, वायरस रोधिता वायरस रेजिस्टेंस है, बीज प्रोटीन गुणवत्ता सीड प्रोटीन क्वालिटी है, जीन साइलेंसिंग है, नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी है, जैव रसायनों का उत्पादन या बायोकेमिकल प्रोडक्शन है। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही एग्जांपल पढ़ेंगे, क्राइजीन स्थानांतरण या क्राइजीन ट्रांसफर। तो एक जीवाणु या बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जीवाणु या बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या होता है भी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी अतिरिक्त रूप से पाया जाने वाला डीएनए होता है प्लाज्मिड। तो इसके प्लाज्मिड के अंदर एक विशिष्ट जीन होता है जिसको बोलते हैं क्राइजीन। क्राइजीन जब ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन करके एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। तो ये जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है ये कीटनाशक होती है, यानी कि इंसेक्ट्स को किल करने का काम करती है, कीटों को मारने का काम करती है। तो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इस प्रोटीन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी, क्राइजीन जो होता है उसको बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो जीवाणु है उसके प्लाज्मिड से निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और कपास यानी कॉटन का जो जीनोम होता है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है या समाकलित करवा दिया जाता है, जिससे ट्रांसजेनिक पौधा या प्लांट जो है वो बन जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। तो आजकल जो बीटी कॉटन है उसको कल्टीवेट किया जाता है फील्ड के अंदर। बीटी कपास जो है ये बॉलवर्म के प्रतिरोधी होती है। बॉलवर्म जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कपास को। तो इससे बचने के लिए ही बीटी कपास जो है या बीटी कॉटन जो है उसको विकसित किया गया है। तो बीटी कॉटन बॉलवर्म के प्रति रेजिस्टेंस या रोधी होती है। क्रिस्टल प्रोटीन करती क्या है अभी, जो लार्वा होता है किसका, बॉलवर्म का, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है किसको, फ्रूट को और लीव्स को खाता है। तो लार्वा जो होता है उसकी जो आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें छिद्र कर देता है। ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है वो छिद्रित कर देती है, परफोरेटेड कर देती है एलिमेंट्री कैनाल को, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यानी आहार नाल के अंदर जितना भी फूड मटेरियल होता है उसका वो बाहर आ जाता है, जिससे जो कीट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता और उसकी डेथ या मृत्यु हो जाती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी ये है क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है। क्रिस्टल प्रोटीन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इसका टॉक्सिक पार्ट और दूसरा होता है नॉन टॉक्सिक पार्ट। तो जब प्रोटीएज एंजाइम कहाँ पे होगा भी, इंसेक्ट की मिडगट के अंदर। मिडगट क्या होती है, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का भाग होता है इंसेक्ट के अंदर। उसमें एक एंजाइम पाया जाता है प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम करता क्या है अभी, इसको क्लीव कर देता है यानी कि इसको बीच में से काट देता है। तो दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, नॉन टॉक्सिक पार्ट अलग हो गया, टॉक्सिक पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। अब ये टॉक्सिक पार्ट जो है ये कहाँ पर जाता है, ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम पर जाता है। ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पर होती है, जो मिडगट होती है इंसेक्ट की उसकी आंतरिक झिल्ली है ना, या उसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम कहलाती है। तो इस ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम पर हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स पर जाकर ये जो टॉक्सिक पार्ट है इसका
क्रिस्टल प्रोटीन का, वो यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ही ये जुड़ता है तो ये एक विशेष प्रकार का सिग्नल देता है। ठीक है, ये जो रिसेप्टर है, जिससे क्या होता है, पोर्स बन जाते हैं या छिद्र बन जाते हैं किसके ऊपर, ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम की जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं उनके अंदर छिद्र या पोर्स बन जाते हैं। अब इन पोर्स में से जो जल व आयन होते हैं उनका स्वतंत्र प्रवेश होता है, यानी वाटर एंड आयंस जो हैं वो फ्रीली एंटर करते हैं किसके अंदर, कोशिकाओं के अंदर, ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम जो है उसकी सेल्स के अंदर, जिससे कोशिकाएं क्या करती हैं, फूलने लगती हैं, उनमें स्वेलिंग आने लगती है सेल्स के अंदर, और सेल्स क्या होती हैं, फट जाती हैं, यानी उनका लाइसिस हो जाता है। और लाइसिस होने से जो इंसेक्ट है ना, या जो कीट है उसकी क्या हो जाती है, डेथ या मृत्यु हो जाती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वायरस रोधिता या वायरस रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर एक ही एग्जांपल हम लोग करेंगे, सीपी जीन स्थानांतरण या सीपी जीन ट्रांसफर। तो सीपी का मतलब यहाँ पे क्या है अभी, कॉट प्रोटीन। तो कॉट प्रोटीन जीन जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, टीएमवी वायरस में पाया जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर ये जीन जो है वो पाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टीएमवी वायरस से इस जीन को निकाल लेते हैं और तंबाकू का जो पौधा है या टोबैको प्लांट जो है उसके जीनोम में उसको ट्रांसफर या स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, सीपी प्रोटीन जब उपस्थित होती है या सीपी प्रोटीन जो है वो जब प्रेजेंट होती है तो टीएमवी वायरस जो होता है यानी टोबैको मोज़ेक जो वायरस होता है उसका आरएनए बाहर नहीं आ पाता है। किससे बाहर नहीं आ पाता है, प्रोटीन कोट से बाहर नहीं आ पाता है, जिससे क्या होता है, अभी तंबाकू का पौधा या टोबैको का जो प्लांट है वो मोज़ेक रोग के प्रति रोधी हो जाता है या मोज़ेक डिजीज के प्रति क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इसके अंदर, जैसे टमाटर, अल्फा अल्फा, चुकंदर, आलू। तो यहाँ पे देख सकते हो भी टीएमवी, इसका U1 स्ट्रेन होता है टोबैको मोज़ेक वायरस का। इसमें से हम एक जीन जो है उसको निकालते हैं जिसका नाम है सीपी जीन। सीपी जीन को अब हम स्थानांतरित करते हैं या ट्रांसफर करते हैं किसमें, तंबाकू के जीनोम के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तरह के प्रभाव हो सकते हैं, या तो तंबाकू में मोज़ेक के लक्षण उत्पन्न ही नहीं होंगे, है ना, मोज़ेक जो डिजीज़ है उसके करेक्टर्स या जो उसके ट्रेट्स हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे, या फिर क्या होगा, मोज़ेक के जो लक्षण है या करेक्टर्स हैं वो बहुत देरी से उत्पन्न होते हैं या बहुत लेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और तब तक हम लोग टोबैको की जो क्रॉप है उसको उसकी हार्वेस्टिंग कर चुके होते हैं या वो मैच्योर हो चुकी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर सीपी प्रोटीन अनुपस्थित है या एब्सेंट है तो ये जो आरएनए है टोबैको मोज़ेक वायरस का वो अपने प्रोटीन कोट से आसानी से बाहर आ जाता है, और जब ये बाहर आ जाएगा तो आसानी से मोज़ेक रोग या डिजीज जो है वो पौधे में उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जब सीपी प्रोटीन या कॉट प्रोटीन जो है वो उपस्थित होती है तो ये जो आरएनए है ये बाहर नहीं आ पाता, प्रोटीन कोट के अंदर ही रहता है। तो आरएनए बाहर नहीं आएगा तो इसका मतलब जो मोज़ेक रोग है या डिजीज है वो उत्पन्न नहीं होगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव है बीज प्रोटीन गुणवत्ता, या इसको सीड प्रोटीन क्वालिटी भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर एक एग्जांपल हम लोग करेंगे, SFA8 प्रोटीन जीन स्थानांतरण। ठीक है, SFA8 जीन ट्रांसफर। तो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, है ना, सनफ्लावर जो है उसके जो सीड्स होते हैं उनमें SFA8 जीन पाया जाता है। ये जो जीन है वो एक ऐसी प्रोटीन बनाता है जिसमें सल्फर युक्त जो अमीनो अम्ल होते हैं, सल्फर युक्त दो अमीनो अम्ल होते हैं, 20 में से मैथियोनिन होता है एक तो, और दूसरा होता है सिस्टीन, वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो SFA8 जीन के द्वारा जो भी प्रोटीन बनाई जाएगी उसमें मैथियोनिन व सिस्टीन की अधिकता होगी। ठीक है, लेकिन अगर अपने मटर की बात करें, है ना, पी की बात करें, तो इसके जो बीज या सीड्स होते हैं इनमें जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन में मैथियोनिन व सिस्टीन अमीनो अम्ल बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैथियोनिन व सिस्टीन अमीनो अम्लों की मात्रा को प्रोटीन के अंदर बढ़ा लें तो हम लोग प्रोटीन की गुणवत्ता या क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं अभी, SFA8 जीन को हम लोग कहाँ से निकालते हैं, सूरजमुखी के बीजों से यानी सनफ्लावर के सीड से निकालते हैं, और मटर के बीजों के अंदर जो उसका जीनोम होता है कोशिकाओं का उसमें स्थानांतरित कर देते हैं या ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सूरजमुखी के जो बीज हैं या सनफ्लावर के जो सीड हैं उसमें से FSA8 जीन को निकाला जाता है, और मटर के जो बीज हैं उसके अंदर जो जीनोम होता है वहाँ पे उसका एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति करवाई जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका आता है जीन साइलेंसिंग।
तो जीन साइलेंसिंग के अंदर हम लोग एक ही एग्जांपल करेंगे, धीरे पकने वाले टमाटर या स्लो राइपनिंग टोमेटोज। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, जिसको पीजी के नाम से भी जाना जाता है, पॉलीग्लैक्टयूरोनेज। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, अभी पैक्टिन का पाचन करने का कार्य करता है। ठीक है, तो पैक्टिन को डाइजेस्ट करता है ये। इससे होता क्या है, अभी जो फ्रूट या फल है, जो सबसे पहले पैक्टिन कहाँ होता है, अभी जो पादप कोशिकाएं हैं या प्लांट सेल्स हैं उनमें मिडल लैमेला जो है ना, वो क्या करता है, दो पादप कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। तो मिडल लैमेला जो है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। ठीक है, और कैल्शियम पैक्टेट यानी पैक्टिन जो है वो मिडल लैमेला में पाई जाती है। तो जब पैक्टिन का पाचन हो जाता है तो मिडल लैमेला क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिससे जो फल है वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, यानी सॉफ्ट हो जाते हैं और पिलपिले हो जाते हैं और शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो जल्दी पकाने के लिए पीजी जो एंजाइम है या पॉलीग्लैक्टयूरोनेज जो एंजाइम है वो आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हम पीजी एंजाइम को कोड करने वाले जीन के प्रति एंटीसेंस जीन बना रहे हैं, ठीक है, यानी पीजी एंजाइम क्या है, एक तरह की प्रोटीन है। तो पीजी एंजाइम को एक जीन के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उस जीन के प्रति एंटीसेंस जीन बना लें तो ये एंटीसेंस जीन क्या करेगा भाई, इस जीन को निष्क्रिय कर देता है या इसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, तो इस एंटीसेंस जीन को हम लोग क्या करेंगे, टमाटर पादप जो होता है या टोमेटो का जो प्लांट है उसके जीनोम में समाकलित कर लेते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, जो पीजी एंजाइम है या पॉलीग्लैक्टयूरोनेज एंजाइम जो है उसकी अभिव्यक्ति रुक जाती है, यानी कि ये बन ही नहीं पाता, पीजी एंजाइम नहीं बनेगा। और पीजी एंजाइम नहीं बनेगा तो इसका मतलब जो टमाटर का फल है वो जल्दी नहीं पकेगा, उसमें फल जो है या फ्रूट जो है वो देरी से पकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, देखो पीजी एंजाइम या पॉलीग्लैक्टयूरोनेज जो एंजाइम है वो करता क्या है, पैक्टिन का पाचन करता है, पैक्टिन का डाइजेशन करता है, जिससे जो फल या फ्रूट है वो जल्दी नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, वह पिलपिले हो जाते हैं और शीघ्र ही क्या करते हैं, पक जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं। तो पीजी जीन के प्रति जो हमने एंटीसेंस जीन बनाया है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एंटीसेंस जीन इसकी अभिव्यक्ति को रोक देता है, यानी पीजी जीन जो है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, जिससे पॉलीग्लैक्टयूरोनेज एंजाइम नहीं बन पाएगा और उससे टमाटर जो है वो देरी से पकता है या लेट टमाटर की मैच्योरिंग होगी। ठीक है, तो टमाटर जब तक पकेगा नहीं तब तक उसके खराब होने के चांसेस नहीं रहते। तो इस प्रकार कच्चे टमाटरों को हम लोग आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या उसका निर्यात या और आयात जो है वो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं और जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पर जब टमाटर पहुँच जाता है तो फिर हम लोग आर्टिफिशियली बाहर से इनको पका सकते हैं टमाटरों को। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है नरबंधिता या मेल स्टेरिलिटी। तो नरबंधिता को उत्पन्न करना या प्रोड्यूसिंग मेल स्टेरिलिटी जो है वो इसके अंदर आता है। फ्लेवोनोइड एक केमिकल या रसायन होता है जो परागकणों के परिपक्वन के लिए अनिवार्य होता है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके मैचुरेशन के लिए फ्लेवोनोइड्स रिक्वायर्ड होते हैं। यदि हम फ्लेवोनोइड्स के निर्माण को रोक दें, है ना, इनका फॉर्मेशन को अगर अपन रोक दें तो पादप में नरबंधिता उत्पन्न की जा सकती है, मेल स्टेरिलिटी डेवलप हो जाएगी। क्योंकि जब फ्लेवोनोइड नहीं बनेगा तो पॉलन ग्रेन्स मैच्योर नहीं होंगे और जब तक ये मैच्योर नहीं होंगे ये परागण या पॉलिनेशन तो कर सकते हैं लेकिन ये निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, नरबंधे या मेल स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, फ्लेवोनोइड के सिंथेसिस के लिए या संश्लेषण के लिए एक एंजाइम आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड होता है, जिसका नाम है CHS, जिसको चालकोन सिंथेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो भी चालकोन सिंथेज CSH जो है वो अगर उपस्थित है तो फ्लेवोनोइड का जो संश्लेषण या सिंथेसिस है वो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं भी, CSH यानी चालकोन सिंथेज को जो कोड करने वाला जीन होता है उसके प्रति हम क्या बना लेते हैं, एंटीसेंस जीन बना लेते हैं। और फिर इस जीन को हम लोग पौधे के जीनोम के अंदर या प्लांट का जो जीनोम होता है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, समाकलित करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये एंटीसेंस जीन क्या करता है, CSH जीन के प्रभाव को रोक देता है, जिससे फ्लेवोनोइड नहीं बन पाएंगे। फ्लेवोनोइड नहीं बनेगा तो इसका मतलब जो परागकण है वो निष्क्रिय रहते हैं या इनएक्टिव रहते हैं या अपरिपक्व या इमेच्योर कंडीशन में रहते हैं और पौधा क्या हो जाता है, नरबंधे या मेल स्टेराइल हो जाता है।
ठीक है। तो CSH का एंटीसेंस जीन हमने बनाया, उसको पौधे के अंदर या प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया उसके जीनोम के अंदर। इससे क्या होगा, उस पौधे के परागकण या पॉलन ग्रेन्स निष्क्रिय या इनएक्टिव हो जाएंगे और पौधा क्या हो जाएगा, नरबंदे या मेल स्टेराइल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य आता है जैव रसायनों का उत्पादन या बायोकेमिकल प्रोडक्शन। तो इसके अंदर एक एग्जांपल हम लोग करेंगे PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट बोलते हैं इसको। इसका जो निर्माण है वो एक कंपाउंड से होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से हम लोग PHB को बना सकते हैं। और PHB का उपयोग किस लिए किया जाता है अभी, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए। ठीक है, जैव अपघटनीय प्लास्टिक के निर्माण के लिए हम लोग इसका निर्माण करते हैं। नॉर्मली क्या होती है, प्लास्टिक जो है वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी कि प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है। इसीलिए प्लास्टिक के जो थैले हैं या बैग्स हैं उनके ऊपर बैन लगा हुआ है ना, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इंडिया में भी लग चुका है। तो लेकिन अगर हम PHB के द्वारा प्लास्टिक बनाएं तो ये प्लास्टिक ऐसी होगी, जैव अपघटनीय होगी या बायोडिग्रेडेबल होगी। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं थैले वगैरह बनाने में। तो इसमें हम क्या करते हैं अभी, एल्केली जीन्स यूट्रोफस एक जीवाणु होता है या एक बैक्टीरिया होता है, उसमें से PHB-B व PHB-C जीन, दो जीन पाए जाते हैं। इन जीनों को निकालते हैं, ठीक है, और पौधे के अंदर स्थानांतरित करते हैं। किस पौधे में हमें स्थानांतरित करना है अभी, अरेबिडोप्सिस थैलियाना के जीनोम में ट्रांसफर कर देना है, स्थानांतरित कर देना है, और ट्रांसजेनिक पादप जो है वो हमें बना लेना है। अब इस पौधे से हम लोग PHB जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक जीवाणु या बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, एल्केली जीन्स यूट्रोफस जीवाणु है, बैक्टीरिया है। इसके अंदर दो जीन है इंपॉर्टेंट, PHB-B जीन और PHB-C जीन। इन दोनों जीनों को यहाँ से हम लोग निकालते हैं और अरेबिडोप्सिस थैलियाना के जीनोम के अंदर उसका समावेश करवा देते हैं या समाकलित करवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये दोनों जीन करते क्या है अभी, PHB-B जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ठीक है, ये करता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए का रिडक्शन करता है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। दूसरा जो जीन है PHB-C जीन, ये क्या करता है, PHB सिंथेज एक एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट कर देता है किसमें, PHB के अंदर। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे सुनहरा धान या गोल्डन राइस क्या होता है अभी। तो बीटा कैरोटीन को बनाने वाले जो जीन होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग धान के भ्रूण में जीनोम के अंदर समाकलित कर देते हैं। ठीक है, ऐसे जीन होते हैं जो बीटा कैरोटीन का निर्माण करते हैं। तो बीटा कैरोटीन का निर्माण करने वाले जो जीन हैं उनको हम लोग धान या राइस का जो भ्रूण होता है या एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जीनोम में समाकलित कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिससे क्या बनता है अभी, सुनहरा धान या गोल्डन राइस बनता है। अब ये टोटल 3 जीन्स होते हैं जिनमें से 2 जीन्स एक पौधे से लिए जाते हैं जिसको बोलते हैं डैफोडिल्स, और एक जीन लिया जाता है एक जीवाणु से जिसका नाम है इरविनिया यूरिडोवोरा। तो इस डायग्राम में देख सकते हो भी डैफोडिल्स प्लांट है, इसमें से 2 जीन हमने लिए, जीन 1 एंड जीन 2, और एक जीन एरविनिया यूरिडोवोरा से हमने लिया है जिसका नाम है जीन 3। तो इन तीनों जीनों को हम लोग अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण या इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर करते हैं किसमें, धान के भ्रूण के अंदर, है ना, जो राइस है उसके एम्ब्रियो के अंदर, और उसका एक्सप्रेशन करवाते हैं, अभिव्यक्ति करवाते हैं, जिससे क्या होता है अभी, ट्रांसजेनिक राइस या ट्रांसजेनिक जो धान है उसका निर्माण होता है, और उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस या सुनहरा धान बोलते हैं। बीटा कैरोटीन किस कलर का होता है अभी, पीले रंग का होता है, यानी येलो कलर का होता है। तो इसलिए धान के जो बीज हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, पीले रंग के या येलो कलर के हो जाते हैं, इसीलिए इसको गोल्डन राइस या सुनहरा धान कहा जाता है। बीटा कैरोटीन करता क्या है अभी, विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। इसका मतलब बीटा कैरोटीन से क्या बनेगा, विटामिन ए बनेगा। इसका मतलब सुनहरा धान या गोल्डन राइस से हमें विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।